अरे मैं तो थक गई। हे भगवान, न जाने किसकी नजर लग गई है मुझे। माँ जी सब ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है, ठीक होता तो क्या मैं चिल्ला रही होती? नहीं ना। कैसी बात करी है बहू, मेरा तो सर फटा जा रहा है, पैर भी नहीं चल रहे, सारा दिन थकान भरी रहती है शरीर में, न जाने किसकी नजर लग गई है। माँ जी लगता है किसी चीज की कमी हो गई है। निखिल की शादी वीना से होती है, जो बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे घर की बेटी होती है, लेकिन ससुराल उसे मिलता है जस्ट ऑपोजिट। भैया ये मोटरसाइकिल बहुत पुरानी हो गई है, क्यों ना इसको बेचकर किश्तों में दूसरी मोटरसाइकिल ले लूं। अरे सोचना क्या है, दे दो, बेच दो कबाड़ी में, कौन ही खरीदेगा इतनी पुरानी मोटरसाइकिल। लेकिन इसके तो अभी पैसे अच्छे मिल जाएंगे, और फिर ये चलती भी बिल्कुल नई की तरह है। नई मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? अरे भाभी तुम कुछ समझती नहीं हो, जितने में बिकेगी वो डाउन पेमेंट कर दूंगा। आप बस भाई को ये बोल दो कि 2-4 हजार की किश्त दे दिया करे वक्त पर बस। ये बोलकर देवर और सास तो वहां से चले जाते हैं, लेकिन वीना पीछे से कैलकुलेशन करने लगती है कि अगर नई मोटरसाइकिल की ये 3,000 रुपए की किश्त जाती है तो घर के खर्चे से वो उसको मैनेज कैसे करेगी, या सेविंग्स में कितने महीने तक उसको कमी करने की जरूरत पड़ेगी। तभी घंटी बजती है और ऑनलाइन शॉपिंग वाला सामने खड़ा होता है। वीना, कुछ मंगाया था क्या? हाँ माँ जी, 2 ड्रेस मंगाई थी, आ गई क्या? हाँ आ गई। कितने की है भैया? मैडम 4,000 रुपये दे दो। सास वीना से पैसे लेकर उसे देकर पैकेट ले लेती है। वीना को देते हुए कहती है, तेरी बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, खर्चे पर कंट्रोल करा कर वीना। जी माँ जी, वैसे तो कंट्रोल सभी को करना चाहिए, अकेले मैं ही क्यों करूं। शुरू में मैंने काफी कोशिश करी, पर देखा जब किसी को परवाह ही नहीं है तो मैं क्यों परवाह करूं। और वैसे भी इस ड्रेस में सेल लगी थी, सेल में लिया है मैंने आधे दाम पर। वीना अपनी नई ड्रेस लेकर कमरे में जाती है, जहां नितिन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मेरा नाश्ता तैयार है और लंच पैक कर दिया। अरे रुको तो देख लूं कैसी ड्रेस आई है, आपको तो खाने की और नाश्ते की पड़ी रहती है हमेशा। पति वीना की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, यार वीना देखो ना, ये शर्ट की बटन कितने दिन से टूटी हुई है, स्लीव फोल्ड करके काम चला रहा हूं, तुम इसमें बटन क्यों नहीं लगा देती हो? पर वीना तो बेचारी ड्रेस में खोई थी, पति की बातों का होश ही कहाँ था। पति वहां से चला जाता है। काफी देर बाद वीना बाहर आती है। अरे नितिन चला गया ऑफिस। नहीं अभी नहीं, अभी कहाँ ऑफिस जाएंगे, अभी तो मैंने उनको नाश्ता और खाना भी नहीं दिया। भैया चले गए। भाभी कहाँ हो आप, किस दुनिया में हो? ऑफिस गए आधा घंटा भी हो गया। हाय रे, तूने मेरे लड़के को बिना खाना नाश्ते के भेज दिया वीना। मैंने भेज दिया माँ जी, तो आप दे देती, आप भी तो खड़ी थी। मैं अगर किसी दिन बिजी हो जाऊं तो आप इतना भी नहीं कर सकती। और वैसे भी कभी रसोई में जाकर देखा, पूरा खाना बना हुआ था। वैसे भी हमारे घर में खाना फेंकने के लिए नहीं बनता। जब घर से सारे बिना खाना खाए जाएंगे, घर के किसी को खाना ही नहीं दोगी तो खाना फेंकने में ही जाएगा ना। माँ आज सोच रहा हूँ बाहर से मलाई चाप और रुमाली रोटी मंगा लूं, जोमेटो कर देता हूँ। तुम खाओगी क्या? 2 रोटी मेरे लिए भी मंगा ले। एक मेरे लिए भी मंगा लीजिएगा देवर जी। बस फिर क्या, बाहर से खाना आता है, सब बैठ के आराम से खाते हैं। और वहां ऑफिस में, यार आज खाना लाना भूल गया जल्दी में। वैसे तू क्या लेकर आया? खाना तो मैं रोटी लाया हूँ, लेकिन 2 ही। खैर तू चाहे तो पास की गली में बहुत अच्छी बिरयानी मिलती है, तू बोल तो तेरे लिए ऑर्डर करवा दूं। हाँ कोई चारा भी तो नहीं है। खैर मैं ही मंगवाता हूँ बिरयानी, बुला ले ऑफिस बॉय को। नितिन बाहर से बिरयानी मंगाता है। घर के लोग बाहर से मलाई चाप और रुमाली रोटी खाते हैं। और घर का खाना इसका क्या होता है पता है? अरे सुन, ये सारा खाना ले जा, आज घर में किसी ने खाना नहीं खाया। बहू हमारी नई ड्रेस में उलझी रही सारा दिन, तो हम भी क्या करते, बाहर से मंगा लिया। माँ जी आपके घर से ना बहुत फायदा है, एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट खाना मिलता है मेरे को। रोज मेरे घर वाले आप ही का घर का ही खाते, सारा दिन हम सब काम करते, लेकिन जब रात को हम आपका घर का खाना गर्म करके खाते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पार्टी हो रही है। हाँ ठीक है, ले जा सारा खाना। वीना ये बताओ, रात के खाने में क्या बना रही हो? जरा कुछ अच्छा बनाना, दिन से तो आज घर का खाना नसीब ही नहीं हुआ। रात को पति आता है। वीना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में बिरयानी खाई थी, बहुत हैवी हो गई। वीना ये लगता है इस बार सैलरी कटेगी, ऊपर से ऑफिस के कैंटीन का भी काफी उधारी है, तो इस बार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैनेज कर लेना। हाँ वैसे भी पिछले कई साल से मैनेज ही तो कर रही हूँ।
अब मैं सोचती हूँ घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। पता नहीं, इतना कमाता हूँ फिर भी घर के खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते। क्योंकि तुम्हारे घर पे कोई जिम्मेदार नहीं है। क्या खर्चा करे, कैसे खर्चा करे, किसी को सुनना या जानना ही नहीं है, बस खर्चा करना है। एक तो तुम्हारा भाई पता नहीं कब से पढ़ाई कर रहा है, उसकी तो पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी कमरे में रोहन आता है। भाभी, मेरे बारे में कोई बात कर रही हो क्या? नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ। वैसे कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो क्या है ना, कल मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। भैया पैसे दो ना। वीना नितिन की तरफ देखती है। नितिन जेब में से पैसे निकालकर उसे देता है। रोहन वहां से चला जाता है। अब ऐसे में कैसे पैसे बचेंगे? अरे ये तो छोटी छोटी चीज है, अब वो घूमने कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो क्या हो गया। हाँ, तो फिर ये मत भूलना कि खर्चे भी होंगे। फिर ये बोलो कि सबको अपने शौक पूरे करने हैं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। अरे तो तुम कौन सा समझ रही हो, तुम्हारे भी तो आए दिन ऑनलाइन पैकेट आते ही रहते। वीना को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाती है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे देखो देखो क्या हो गया, बहू चक्कर खाकर गिर गई। अरे पकड़ो इसे, क्या हो गया जरा देखो तो। सभी भागकर वहां आते हैं। पति वीना को उठाकर बेड पर लिटाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो अरे क्या हो गया था, बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? डॉक्टर को नहीं बुलाया तुम लोगों ने? अरे नहीं, तुम्हारे मुंह पर मैंने पानी फेंक दिया था और माँ ने मेरे 2 दिन पहले के मोजे सुंघा दिए थे। माँ कह रही थी थोड़ी देर में होश आ जाएगा और देखो आ गया। माँ तो मान है यार सच में। और क्या, गंदे मोजे सूंघकर तो मुर्दा भी उठ जाता है, तू तो बस बेहोश हुई थी। वैसे भी कौन डॉक्टर की इतनी फीस लगाए, पैसे बर्बाद करके कोई फायदा तो है नहीं। हाय मेरी माँ, कितना सोचती है ना पैसों का। तू ही तो है जो बजट संभाल कर चल रही है, वरना पूरे घर में किसी को पड़ी नहीं बजट की। अच्छा होता मैं बेहोशी हो जाती और बेहोशी रहती। होश में आकर अगर यही सुनना था तो। अरे कल को मुझे कुछ हो जाता है तो तुम ऐसे ही पैसे बचाकर क्या करते? हो जाता, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। अरे चलो खाना खा लो, भूख लग रही है। बहू किचन में जाती है। फिर कुछ रोज बाद सास की तबीयत खराब हो जाती है। नितिन बेटा डॉक्टर के पास ले चल, तबीयत बहुत खराब हो रही है, ना खाना पच रहा है ना नींद आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। रोहन, माँ को डॉक्टर के पास ले जाना, ठीक है? मेरे पास वक्त नहीं है, नहीं तो मैं ही ले जाता। और सुन, कुछ फल भी लेकर आना, गर्मी बहुत है ना, खाने का तो दिल ही नहीं करता। ठीक है भैया, क्यों नहीं, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। तुम बस मुझे 10,000 रुपए दे दो। 10,000 रुपए? क्या बात कर रहे हो, इतने पैसे में क्या माँ के लिए अस्पताल खोल रहे हो? अरे मजाक कर रहा हूँ भैया, माफ करना। बस 2,000 रुपए दे दो। 2,000 रुपए डॉक्टर की फीस, दवाई और आने जाने का खर्चा मिलाकर कुछ पैसे बचे ना तो आम और खरबूजा ले लूंगा। क्यों, इतना तो लगेगा ना? हाँ भाई हाँ, इतना तो लगेगा ही। ये ले भाई 2,000, और माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा देना, समझा? लेकिन शाम को जब नितिन ऑफिस से घर आता है तो माँ की तबीयत वैसी ही खराब रहती है। माँ की तबीयत कैसी है? वैसी की वैसी है। 4 बार दवा खा चुके लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी भी तबीयत खराब होने का रोना रो रही है। रोना रो रही है? क्या मतलब है? तुम तो बस मेरी माँ के बारे में ऐसे ही बोला करो, मैं ही जाकर माँ का हाल लेता हूँ। नितिन कमरे में जाता है तो माँ की तबीयत खराब ही होती है। अरे माँ क्या हुआ, ठीक हो ना? कहाँ ठीक हो, तू तो मुझे किसी और दूसरे डॉक्टर को दिखा दे। मैंने अभी जिस डॉक्टर को दिखाया उसकी एक खुराक भी खा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं दिख रहा। पता नहीं क्या ही हो गया। तू एक काम कर, मुझे दूसरे डॉक्टर के पास ले चल। पर माँ, ये वाले डॉक्टर की दवा तो खा ले, 2-4 दिन खा ले, इतना लेके देख पहले असर होता है कि नहीं। एकदम से डॉक्टर चेंज करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी दवा खाए बिना डॉक्टर बदलती रहेगी तो कैसे पता चलेगा? लेकिन माँ तो सुनने के लिए राजी नहीं थी। फिर नितिन उसे दूसरे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। अरे ये किससे दवाई दी? ये दवाई तो खानी नहीं थी। खाई तो नहीं है? हाँ, मैंने 2 खुराक खाई है। अरे गलती कर दी, ये कोई पागल डॉक्टर लग रहा है जो ऐसी दवा आपको दे रहा है। रुकिए, मैं दवाई देता हूँ। नया डॉक्टर फिर लंबी चौड़ी दवा की लिस्ट दे देता है। देखा, मैंने कहा था ना, डॉक्टर गलत था वो वाला। पर माँ, पहले से ही तूने इतनी सारी दवा ले रखी है, और लेगी तो कैसे चलेगा? अरे कोई बात नहीं, वो वाली लौटा देते हैं। वो क्या है ना, दवाई वाला मेरी पहचान का है। दोनों माँ बेटे दवाई की दुकान में जाते हैं। देखो भैया, कल ना मैं ये दवा ले गई थी, वो सही नहीं है, आप ना ये वाली वापस करके ये वाली दे दो।
मेडिकल शॉप वाला देखकर हैरान रह जाता है। क्या हो गया भैया, सब ठीक है ना? हाँ भैया सब ठीक है, लेकिन दवाई तो दोनों ही सेम है, बस कंपनी का फर्क है। बोलो तो दे दूं, और ये दवाई तो वापस नहीं होगी। बोलिए। माँ देख कैसे तेरे नए वाले डॉक्टर ने पागल बनाया हम लोगों को। लेकिन माँ तो कुछ सुनने के लिए राजी नहीं होती। वो दवाई लेकर घर आते हैं। फिर अगले रोज नितिन फिर से खर्चा करता है, ढेर सारी दवाइयां लाता है। शाम को नितिन ऑफिस से आकर माँ के पास जाता है। कुछ आराम मिला क्या माँ? वैसे कौन सी दवा खा रही हो? अरे कोई आराम नहीं है बेटा, दोनों डॉक्टर की दवा खा रही हूँ। वैसे पहले वाला डॉक्टर ही ठीक था, मुझे लग रहा है थोड़ा उसी की दवा से ना फर्क पड़ रहा है। मैंने तो बोला ही था जबरदस्ती दो डॉक्टर का खर्चा करवा रही हो। अरे माँ पहले एक डॉक्टर की दवा खाकर देखा करो, तुरंत कुछ समझ में नहीं आता है। माँ ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाती है। अच्छा अब माँ का खर्चा गिना रहा है। कल तेरी माँ पैसे बचा रही थी, आज तेरी माँ खर्चे वाली हो गई। भगवान ये तूने क्या सुना दिया। अरे माँ भाई सही तो बोल रहा है, तू सिर्फ 1-2 दिन दवा खाती है फिर बोलती है फर्क नहीं है। अच्छा अब बता, दवाई से कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं? मुझे तो दवाइयों से कोई असर नहीं पड़ रहा। तू एक काम कर, मुझे भोले पंडित के पास ले चल, वही मेरी नब्ज देखकर कोई टोटका बताएंगे। तभी वहां वीना आती है। वाह माँ जी वाह, क्या बात है आपकी। पहले आपने 2 डॉक्टर को दिखाया, ढेर सारी दवाइयां खरीदी, घर पर सजा दी, और अब चलिए पंडित के पास। पंडित क्या कर लेगा आपका? वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। दिमाग का इलाज किसी के पास नहीं होता। पैसे बर्बाद कर रही हैं आप हम लोगों के, और कुछ नहीं। अरे बहू जिंदा रहूंगी तो पैसा भी बेटा खूब कमा लेगा, मैं मर गई ना तो मेरे बेटे को कोई नहीं संभाल पाएगा। रोहन माँ को लेके पंडित के पास जाता है, और फिर जब सब वापस आते हैं तो माँ और भी ज्यादा और बीमार सी दिखती है। क्या बोला पंडित, कितने हजार ऐट गया? मैंने तो पहले ही कहा था पंडित के पास मेरे दर्द का मर्ज है। कल आएगा, एक पूजा करेगा, 50,000 की पूजा है। मेरे ऊपर ना राहु के तो दोनों का वास है। तुझे पता है मेरे नक्षत्र इतने बिगड़े हैं कि मेरी कभी भी मौत हो सकती थी। वो तो भला हो वो पंडित जी का जिन्होंने 25,000 का एक नग बताकर मुझे दे दिया है। तू बस नितिन को बोलकर पंडित जी के अकाउंट में पैसे डलवा दे। बहू को आ जाता है गुस्सा कि कैसी है माँ, बेटे के पैसों को तो पानी की तरह बहा रही है। शाम को जब नितिन घर लौटता है तो उसको सारी बात बताती है। पता नहीं माँ का दिमाग क्या है, कभी ठीक से काम ही नहीं करता। पैसा खर्च करने से पहले एक बार नहीं सोचती कि पैसा कहाँ खर्च कर रही है। और 50,000 रुपया, 50,000 की पूजा कौन करवाता है? पंडित तो लूटेगा ही। बाप रे। अब क्या था, घर में हमेशा पैसों की तंगी रहने लगती है। महीने के अंत में नितिन को किसी न किसी से उधार पैसा लेना पड़ता है, जिससे उसकी ऑफिस में इमेज खराब होने लगती है। नितिन काफी परेशान हो जाता है। फिर उसे उसका एक दोस्त मिलता है। क्या बात है नितिन, इतना परेशान क्यों रहता है? सब ठीक है ना? नहीं यार क्या ठीक है, घर के हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। अकेला कमाने वाला और पूरे घर की जिम्मेदारी, पता नहीं कैसे संभालूंगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे लेकिन तू तो बहुत अच्छा कमाता है, हजारों में कमाई है तेरी। अरे लेकिन खर्चा तो लाखों में है ना। बीवी समझदार घर की लाया था, सोचा था कुछ संभालेगी, लेकिन वो भी ऐसी निकली। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे भी तेरे खर्चे क्या है? अपना मकान है, कोई बच्चों की पढ़ाई नहीं, सिर्फ खाना खाने का तो खर्चा है। अरे दूर से ऐसा देखने में लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। रोज के खर्चे, अरे कैसे खर्चे पूरे करूं यार, सबसे उधार मांग चुका हूं। अब तो लोग मुझे पैसा देने से भी मना करने लगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुझे बताता हूँ ऐसा टोटका कि लोग तेरे पीछे पड़ेंगे। पैसा ले लो मुझसे, पैसा ले लो। नितिन को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उधार देने के लिए उसके पीछे पड़ जाए। इस महीने फिर 20,000 रुपए की जरूरत थी। अरे मुझसे ले ले 20,000 रुपए, कब तक लौटाएगा बोल? नितिन खुश हो जाता है। बस 2-4 महीने में लौटा दूंगा। ठीक है, ये 20,000 तू ले ले, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे इसका 10% यानी कि 2,000 रुपया हर महीने इंटरेस्ट दे दिया कर। इंटरेस्ट, और वो भी 10%? देख अब मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ तो मुझे भी तो कोई फायदा होना चाहिए ना। इंटरेस्ट में पैसा ले ले, 20,000 रुपए की जरूरत हो तो 2,000 में क्या जाता है देने में। 2-3 महीने 2-2 हजार रुपए दे दे, फिर जब पैसा आ जाए तो पैसा दे देना। नितिन को डील पसंद आती है। ऐसे में तो किसी के आगे पैसे के लिए हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वो मान जाता है। धीरे धीरे करके रतन उस दोस्त से लाखों रुपया उधार ले लेता है, जिसमें वो हजारों रुपया
इंटरेस्ट पर स्पेंड करता है। वहीं घर वालों की भी फालतू के खर्चे की आदत जाने का नाम नहीं लेती। अलग अलग उधारी करके नितिन पर और परेशानी होने लगती है। अब वो घर पर भी देर से आना शुरू कर देता है। फिर एक दिन, क्या हुआ बेटा, इतना लेट क्यों आता है? टाइम से घर क्यों नहीं आता? घर के फालतू खर्चे से काफी परेशान रहता हूँ माँ। बेटा, एक पंडित जी मिला है मुझे, कह रहा था बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है, चलेगा उनके पास? नितिन, जो पहले ही पैसों को लेकर और कर्जों को लेकर परेशान होता है, माँ के साथ पंडित के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो माँ के साथ पंडित के पास जाता है। क्या हुआ बच्चा, परेशान क्यों है? देखने में अच्छा है, कमाई अच्छी है, फिर परेशानी क्या है? नितिन सारी बात बताता है। ऐसा करता हूँ, मैं कल तेरे घर आऊंगा, वही तेरी समस्या का समाधान है। लेकिन हाँ, जब मैं आऊं तो पूरा परिवार एक साथ होना चाहिए। सास पंडित को पैसे देने लगती है तो पंडित मना कर देता है। बेटा और सास घर आते हैं। देखा कितना अच्छा पंडित था, एक भी रुपया नहीं लिया हम लोगों से। हाँ माँ, पंडित तो ठीक था, बस हमारी समस्या का समाधान करते। अगले रोज पंडित घर आता है तो सभी लोग घर के आसपास खड़े होते हैं। अलख निरंजन, चल बेटा बता, क्या समस्या है तेरी? मेरी समस्या यह है कि कमाई तो मेरी हजारों में है, लेकिन खर्चा लाखों में होता है। समझ में नहीं आता कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करूं। पंडित चारों तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि उस घर की परेशानी क्या है। तुम्हारे घर की परेशानी है फालतू का खर्चा। जिस दिन तुम फालतू के खर्चे घर का हर एक सदस्य खत्म करेगा, उस दिन तुम्हारे घर पर आर्थिक संपन्नता जरूर आएगी। मतलब अब से सब वही पैसा खर्च करो जहाँ जरूरत है। बहू रानी, तुम्हारा पति परेशान रहता है, लेकिन तुमने डिजाइनर ड्रेसेस अपने अलमारी में भर रखे हैं। अरे फायदा ही क्या, जब पति परेशान है, ये कपड़े पहनकर किसे दिखाओगी? पति के मन में ही नहीं बैठेंगे तुम्हारे ये कपड़े। और माँ जी, आप महंगी दवाइयाँ खाने से अच्छा है प्रकृति की वो दवाइयाँ खाइए जो बिल्कुल मुफ्त है। सुबह खुली हवा में सैर करें, योगा करें, ताजे फल सब्जियां खाइए। इससे खाने से आपको ये दूसरी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका छोटा भाई आपसे छोटा कम बड़ा ज्यादा लग रहा है। बेटा, पढ़ाई के बहाने आवारागर्दी ठीक नहीं है। भाई भाई का सहारा होता है। कल से तुम कमाई करो और भाई के खर्चों में उसका साथ दो, समझे? बाकी जो कर्जा तुम्हारे ऊपर है वो धीरे धीरे पूरा परिवार मिलकर चुका दो। बेटा परेशान रहे और पूरा घर ऐश करे, ये ठीक नहीं है। अच्छा, मैं चलता हूँ, 5 महीने बाद मिलूंगा। बस फिर क्या था। घर के सभी लोग पंडित के कहने पर चलते हैं और घर के खर्चे पर कंट्रोल करते हैं। और वो समय भी आता है, निखिल की कमाई से मोटा पैसा भविष्य की बचत पर जमा होने लगता है। कानपुर के वर्मा परिवार में शांति देवी की 3 बहुएं थी, ममता, रजनी और सीमा। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे शांति देवी बहुत खुशकिस्मत औरत है जिसकी 3 बहुएं सेवा करती होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तीनों बहुएं हर काम को एक दूसरे पे टालती रहती थी। ममता, अरे ममता कहाँ मर गई? जी माँ जी, आई, बस 1 मिनट। शांति देवी इंतजार करती रही और ममता आराम से 10 मिनट के बाद आई। जी मम्मी जी, बताइए। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गई? आराम से कल ही आ जाती। क्या मम्मी जी, आप भी मजाक करती रहती है। एक तो ये मम्मी जी क्या लगा रखा है? पहले तो तू अच्छा खासा माँ जी बोला करती थी, जब से ये सीमा आई है तब से तुम लोगों ने भी मम्मी जी कहना शुरू कर दिया। ओके सॉरी माँ जी, बताइए क्या काम है? देख, मुझे शाम को जरा बाहर जाना है, मेरी इस साड़ी पर प्रेस कर दे। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। ममता साड़ी लेकर शांति देवी के कमरे से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ी तो उसको रजनी दिख गई। उसने फौरन रजनी से कहा, रजनी एक काम करो, ये माँ जी की साड़ी है, इस पर प्रेस कर दो। लेकिन ये तो उन्होंने आपको दी है ना? हाँ मुझे दी है, लेकिन उन्होंने कहा किसी से भी प्रेस करवा दो, तो तुम कर दो। मैं जरा कुछ काम से जा रही हूँ। ओके ठीक है। ममता ने साड़ी रजनी को पकड़ाई और फौरन अपने कमरे में भाग गई। रजनी प्रेस करने चली गई थी, तभी उसकी नजर सीमा पर पड़ी। अरे सीमा, इधर आओ, ये मम्मी जी की साड़ी है, इस पर प्रेस कर दो। मैं क्यों करूं? और ये तो उन्होंने ममता दीदी को दी थी, आप लिए क्यों घूम रही हो? हाँ, पर उनको कुछ काम है और मुझे भी, इसलिए पकड़ो और प्रेस कर दो। रजनी ने वो साड़ी सीमा को पकड़ाई और वहां से जाने लगी, पर सीमा चिल्ला पड़ी, ममता दीदी, ममता दीदी। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो सीमा? किसकी बुआ मर गई? बुआ किसी की नहीं मरी है, पर आप ये बताइए, जब मम्मी जी ने आपको काम दिया था तो आपने रजनी दीदी को क्यों पकड़ा दिया? इन्होंने मुझे पकड़ा दिया, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको दिया है काम, आप ही करो।
सीमा का ये चिल्लाना शांति देवी ने सुन लिया और वो बाहर आ गई। अरे क्यों चिल्ला रही हो? पहले ही सर में दर्द हो रहा है, तुम तीनों और दिमाग खराब करती हो। मैंने क्या किया माँ जी? चिल्ला तो ये सीमा रही है। जरा सा काम क्या बोल दो तो ये से होता नहीं। सच में माँ जी ये बहुत आलसी है। ना मैं आलसी हूँ ना काम चोरी करती हूँ। जो डायरेक्ट मुझसे कहा जाता है वो मैं जरूर करती हूँ, लेकिन किसी और का काम क्यों करूँ? अरे तो हम दोनों तुझसे बड़ी है ना, हमारा कहा मान नहीं सकती? बड़ी तो मम्मी जी भी है आप दोनों से, लेकिन उनकी बात तो आपने मुझ पर डाल दी। अरे बस करो, चुप रहो, अब कोई नहीं बोलेगा। एक साड़ी पर प्रेस करने के लिए तुम तीनों को मौत आ रही है। चलो अब तुम तीनों ही करोगी। ममता तुम ब्लाउज पर करो, रजनी तुम पेटीकोट पर करो और सीमा तुम पल्लू पर। अरे यार। शांति देवी के गुस्से और ऑर्डर के बाद तीनों बहुएं जैसे मन मार के काम पर लग गई। वारी किस्मत, सबसे बड़ी बहू होकर ब्लाउज पर प्रेस कर रही हूँ। आज अगर मेरी मम्मी देख लेती तो कहती, चल बेटी अब तो ससुराल में नौकरानी बन गई। अरे दीदी नौकरानी तो फिर भी तनख्वाह लेती है, हम तो मुफ्त में जल रहे हैं। पेटीकोट भी ऐसे सिकुड़ा है जैसे 12 साल से निचोड़ा नहीं गया। कम से कम ब्लाउज पेटीकोट के हिस्से तो छोटे होते हैं, ये पल्लू तो पूरे ट्रेन की पटरी है। तीनों किसी तरह अपने हिस्से की प्रेसिंग खत्म करती है और थकी हारी शांति देवी के पास पहुंचती है। चलो आप थोड़ा चैन मिला। सुनो तीनों, एक जरूरी बात है। क्या बात है माँ जी? तुम्हारे देवर प्रेम की शादी तय हो गई है और कुछ ही दिन में नई बहू नूतन इस घर में आने वाली है। अब मैं चाहती हूँ तुम तीनों थोड़ा सुधर जाओ। नई बहू आएगी, उसे भी यही सिखाओगी क्या? अब कोई मुझे काम बोलेगा तो मैं कहूंगी, नूतन से कहिए, नई बहू है, उसे सिखाना जरूरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह, अब से मैं सबसे छोटी नहीं रहूंगी, अब मैं भी सीनियर बहू कहलाऊंगी। तीनों की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। नई बहू मतलब नया टाइम पास, नया टारगेट और सबसे बड़ी बात, अब काम किसी और के माथे। इसी बीच प्रेम वहां गया। तीनों भाभियों की नजर उस पर पड़ी और शुरू हो गया मजाक। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। बोलिए दूल्हे राजा, आपको कैसा लग रहा है? सुना है बहुत सुंदर है नूतन, इसके आने पर हमें तो भूल ही जाएंगे, क्यों? अरे वाह, बस करिए ना, अब हम तीनों आपकी भाभियां हैं। छेड़ना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समय गुजरता गया और प्रेम की शादी बड़े धूमधाम से नूतन से हो गई। बैंड बाजा, घोड़ी, हल्दी, मेहंदी, सब कुछ फिल्मी स्टाइल में। आओ बेटा नूतन, इस घर में अब तुम ही लक्ष्मी हो। जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको कभी शिकायत का मौका ना दूं। घर में रौनक छा गई थी, सब लोग बहुत खुश थे, खास तौर पर नूतन की तीनों जिठानियां। शाम के समय नूतन बैठी हुई थी, हल्के मुस्कान लिए वो अपने नए घर को निहार रही थी। तभी तीनों जिठानियां उसकी ओर बढ़ी। ओहो, देखो तो जरा, हमारी नई नवेली दुल्हन कितनी शांत बैठी है। सुनो नूतन, इस घर में सबसे बड़ी बहू मैं हूँ और सबसे ज्यादा अनुभव भी मुझे ही है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछना, और हाँ, मुझे ममता दीदी कहना। हाय, अब इतनी भोली बनने की क्या जरूरत है? देख नूतन, माँ जी की बातों में ज्यादा मत आना। वो ऊपर से सीधी हैं, लेकिन अंदर से मिश्री में मिर्च मिलाए जैसी हैं। और हाँ, अपनी राय रखना, वरना इस घर में कोई पूछता नहीं है। और सुनो मेरी प्यारी देवरानी जी, हमारे प्रेम बाबू थोड़े गरम मिजाज के हैं, प्यार से बात करना, नहीं तो ऐसा भौंकेंगे कि कलेजा कांप उठेगा। अभी तो हनीमून भी नहीं हुआ, पहले ही मूड ना बिगाड़ देना। जी, मैं समझने की कोशिश करूंगी। तभी शांति देवी वहां आ गई। अरे ओ तुम तीनों, क्या बकबोली चल रही है यहाँ? नई बहू को डरा रही हो? अरे माँ जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? तुम तीनों का तो जन्म ही दूसरों की जिंदगी का मजाक बनाने के लिए हुआ है। बस करो अब। नूतन, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना। नूतन की जान में जान आई। अब अगली सुबह नूतन जल्दी उठकर रसोई में गई। तभी ममता आधम की, नूतन चलो जल्दी जल्दी चाय बनाओ, इस घर में पहले चाय बनती है, बाकी काम बाद में होता है। टाइम देखा है, 9 बज रहे हैं। जी दीदी, बनाती हूँ। ममता के जाते ही रजनी दाखिल हुई। ओहो, अभी तक चाय नहीं बनी? तुम तो बड़ी फुर्तीली दिख रही थी शादी में, क्या हुआ? जी, अभी बना रही हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, हमारी चाय में स्वाद कम हुआ ना तो हम भी मीठा बोलना बंद कर देंगे। अब तक नूतन ने बर्तन चढ़ाया था कि सीमा तूफान की तरह अंदर आ गई। अरे ओ नहीं नवेली दुल्हन, सूरज सर पर चढ़ाया है और तेरी चाय का पानी अभी तक उबाल नहीं रहा। जल्दी बना, वरना रसोई में तांडव कर दूंगी मैं। जी जी, बना रही हूँ। किसी तरह नूतन ने चाय बनाई और तीनों के पास ले गई।
इतनी चीनी? हमें डायबिटीज कराने का इरादा है क्या? ये चाय जैसे पानी में बस रंग डाल दिया हो। दूध का टैंकर उड़ेल दिया क्या? मम्मी तो गुस्से से फट पड़ेंगी। माफ कीजिए, अगली बार ठीक बनाऊंगी। कामकाज निपटाकर नूतन कुछ देर के लिए बाहर जाने लगी, तभी अरे ओ बहू, कहाँ जा रही हो? दीदी जरा कुछ सामान लेने। बाहरी दुनिया देखने का इतना ही शौक है तो शादी क्यों की है? जाओ अंदर बैठो। बिल्कुल कल ही तो आई हो, आज ही मोहल्ले की हवा लगाने चली हो क्या? हमारी इज्जत की तो कोई कीमत ही नहीं रही। बाहर जाने से पहले 2-4 बार सोच लिया करो। क्या है ये सब? है क्यों रोक रही हो इसे? अगर अकेले बाहर चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे माँ जी, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। अरे माँ जी, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। तुम तीनों का मजाक सुनकर तो आदमी रोने लगे। नूतन बाहर चली गई और दोपहर तक लौटी। थकी हुई थी, लेकिन मन में उम्मीद थी कि खाना तैयार मिलेगा। जब रसोई में गई, अरे खाना नहीं बना। वो तीनों अंदर से निकल कर आई। खाना बनाना तुम्हारी ड्यूटी है ना? घूमने गई थी, बनाओ अब और जल्दी करो, भूख से हालत खराब हो रही है। चलो चलो शुरू हो जाओ फटाफट। थकी हारी नूतन फिर से जुट गई। जब खाना बन गया तो फरमाइशों का दौर शुरू हुआ। अब जल्दी से सलाद काटो, बिना सलाद के मुझे खाना हजम ही नहीं होता। अचार कहाँ है? बिना अचार का क्या मजा? अरे मेरी चटनी कहाँ है? बिना चटनी की तो ये खाना अधूरा है। हे भगवान, ये तीनों मिलकर करना क्या चाहती हैं? रात को सबके सोने के बाद नूतन धीरे से कमरे की बत्ती बुझाकर प्रेम के पास आई। सुनिए ना, एक बात कहनी थी। अब क्या हुआ? कोई सपना आया क्या? नहीं, वो आपकी तीनों भाभियां मुझे बहुत तंग करती हैं। तंग क्या करती हैं? डांस करा दिए क्या? नहीं, मैं कोई भी काम करूं तीनों एक साथ टपक पड़ती हैं जैसे तिकड़ी भूतनी। एक कहती है नमक ज्यादा है, दूसरी कहती है नमक कम है, तीसरी कहती है तू ही नमक है। मतलब तीनों एक ही चीज में टोकती हैं। ऐसा लगता है तीनों जुड़वा हैं। अरे तो तुमसे तो नमक भी जलता होगा। अरे छोड़ो ना, वो सब मजाक करती हैं, दिल की बुरी नहीं है। थोड़े दिन में तुम भी समझ जाओगी। लेकिन मैं तो समझ गई हूँ, यही कि मैं समझने के लिए ही बनी हूँ। सो जाओ यार, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर सुनो तो। अरे यार, बहुत तेज नींद आ रही है, कल बात करते हैं। गुड नाइट। नूतन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन प्रेम के तो खर्राटे बजने लगे। बेचारी नूतन मन महसूस कर लेट गई। सुबह हुई, आंगन में नूतन फूलों में पानी दे रही थी, तभी राधा पड़ोसन जैसे छुपे एजेंट की तरह आ पहुंची। हो नई नवेली बहू, कैसी हो बिटिया? ठीक हो आंटी जी, आप सुनाइए। हम तो ठीक है, पर तेरी तीनों जिठानियां कैसी हैं? तंग तो नहीं करती? नूतन खुद से तो कुछ कहने वाली नहीं थी, लेकिन अब जब सामने से सवाल आ गया तो रहा भी नहीं गया। वो शुरू हो गई। मत पूछिए आंटी जी, मुझे उठते ही चाय बनानी पड़ती है, फिर तिकड़मबाजियां चालू हो जाती हैं। एक कहती है चाय ऐसी बनाओ वैसी बनाओ, दूसरी कहती है बाहर मत जाया करो, तीसरी मम्मी जी का डर दिखाती रहती है। बाप रे बाप, तूने तो सास की गूंज से ज्यादा जिठानियों का तमाशा देख लिया। हाँ आंटी जी, मन तो करता है कहीं भाग जाऊं। अरे अरे अरे, चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ। मैं जरा सबको बता कर आती हूँ। नहीं मतलब तू धैर्य रखा। राधा ये बोलकर चली गई। फिर कुछ घंटे बाद लौटकर वापस आई और सीधे घर में घुसी। वहां तीनों जिठानियां गपशप में लगी थीं। अरे सुनो सुनो, तुम्हारी नई बहू तो मेरी आंखों में आंसू ले आई। क्यों? ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा तुम तीनों उसको तंग करती हो। कह रही थी तीनों मिलकर मुझ पर अत्याचार करती हैं। ओहो, तो अब ये नूतन बाहर जाकर नौटंकी दिखा रही है। इसे तो ऑस्कर देना चाहिए। बढ़िया ही नौटंकी बाज। मम्मी जी तो इसे देवी समझ रही थी और ये तो मोहल्ले की मस्खरी बना रही है। राधा तो चुगली करके चली गई और वो तीनों पहुंची नूतन के कमरे में। वो भी गुस्से से आग बुबला। नूतन, जरा सामने आना। हमें बताओ, तुमने राधा को क्या क्या कहा? हाँ हाँ बोलो बहना, कौन सा टीवी सीरियल शूट करवा रही थी तुम? माफ कीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था, बस हल्की फुल्की बात थी। तो अब सजा सुन, घर के सारे कपड़ों पर प्रेस करेगी और ध्यान रहे, गलत प्रेस हुई तो रॉकेट में भेज देंगे तुझे।
नूतन आंखों में आंसू लिए प्रेस ले आई। एक तरफ कपड़ों का पहाड़, दूसरी तरफ जलता हुआ प्रेस। उधर तीनों मस्त होकर शांति देवी के पास जा पहुंची। माँ जी, ये नूतन ना बहुत चालाक निकली। बाहर जाकर हमारी बुराई करती है, कहती है हम उसे जलील करते हैं। हम तो सोच रहे थे वो कितनी भोली है, पर वो तो मोहल्ले की नेता निकली। माँ जी, आप ही कुछ करो, ये लड़की तो घर तोड़कर मानेगी। शांति देवी ने चश्मा नीचे किया और तीनों को ऊपर से नीचे देखा। तुम लोग भी ना हर बात में मिर्च मसाला डाल देती हो। जाओ जाके अपना काम करो, मैं जानती हूँ तुम लोगों को। तीनों का मुंह बन गया जैसे किसी बच्चे का खिलौना छीन लिया गया हो। फिर एक सुबह नूतन वॉशिंग मशीन के पास अपने कपड़े डाल रही थी। अभी उसने 2 ही कपड़े डाले थे कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। अरे नूतन, मशीन चला रही हो? वैसे मैं सोच रही थी मेरे भी कुछ कपड़े धोने हैं, लो पकड़ो। कहते कहते ममता ने गीले तौलिए, चादरें, कुर्ते, पजामा का पहाड़ सा उसकी गोद में पटक दिया और मुस्कुराते हुए चलती बनी। दीदी, पर मशीन का लोड? हाँ, मशीन बड़ी है, सब कुछ सह लेगी। नूतन अभी इन कपड़ों को समेट रही थी कि पीछे से दूसरी आवाज आई। अरे वाह, धोबी घाट चालू हो गया क्या? ये ले, हमारे कपड़े भी पकड़। रजनी दीदी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे ज्यादा होगा तो अपने कपड़े निकाल लेना, इतना भी नहीं कर सकती क्या? तीसरी आवाज जैसे किसी फिल्म की खलनायक की एंट्री हो वैसे आई। ओहो, मशीन वाली बहू, ये लो। दीदी प्लीज, अब ये मशीन फट जाएगी, कुछ तो रहम करो। अरे फटती है तो फटने दो, कपड़े धोकर चमकनी चाहिए बस। अब मशीन में इतने कपड़े भर चुके थे कि ढक्कन भी मुश्किल से बंद हुआ। मोटर की आवाज हांफने जैसी हो गई। ये मशीन तो धड़ाम से बैठ जाएगी। तो अपने कपड़े निकाल लो, कौन सा दुल्हन बनने जा रही हो आज? मजबूरी में नूतन को अपने कपड़े निकालने पड़े। मन में गुस्सा और आंखों में आंसू थे। वो सीधा अंदर कमरे में गई और फोन निकाला। माँ, मैं थक गई हूँ, ये लोग मुझे नौकरानी समझते, मैं क्या करूं? बेटा, हर समय सहते रहने से लोग आदत बना लेते हैं। अब वक्त है आवाज उठाने का, अपने हक के लिए डट जा। पर माँ, अब कोई परवर नहीं, तो मेरी बेटी है, ना कि इनकी मशीन। माँ की बातों ने नूतन की हिम्मत को जैसे संजीवनी दे दी। उसने आंखें पोंछी और मन ही मन कहा, अब नहीं सोऊंगी। अगले दिन शांति देवी ने ममता को आवाज दी। ममता, जरा 1 कप अदरक वाली चाय बना देना, सर में बहुत दर्द है। अभी लाती हूँ माँ जी। लेकिन उसने काम रजनी पर डाल दिया। माँ ने चाय मांगी है, जरा बना देना। अरे मैं क्यों बनाऊं, मुझे तो एलर्जी है अदरक से, आप बनाओ। मैं तो कह चुकी माँ जी से, अब तू देख तुझे क्या करना है। रजनी सीधा सीमा के पास पहुंची। सीमा तू चाय बना दे, मेरा बीपी लो हो गया है। अरे हाँ, चाय, अब मैं नूतन से कह देती हूँ, नूतन चाय बना दो माँ जी के लिए। मुझे पता है माँ जी ने ममता दीदी से चाय मांगी थी तो वही बना लेंगी, मेरे पास समय नहीं है। क्या मतलब समय नहीं है? अब एटीट्यूड भी आ गया। सीमा तुम ही बना दो ना। मैं क्या नौकर हूँ, मैंने नूतन से कह दिया। तो तुम क्यों नहीं बना रही हो नूतन? नूतन ने अपने दोनों हाथ दिखाए और बोली, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, नहीं तो जरूर बना दी थी। तीनों के चेहरे देखने लायक थे। तभी शांति देवी अंदर आई, जो सारा झगड़ा सुन चुकी थी। 1 कप चाय के लिए 4 झगड़ रहे हो, दिमाग फिर गया क्या तुम लोगों का? नूतन सबसे छोटी है माँ जी, वही बना देती। मेहंदी लगी है माँ जी, सच कहूं तो इन तीनों को काम करने की आदत ही नहीं है। अब बहुत हो गया, रजनी तू जा और चाय बना, और कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रजनी चुपचाप रसोई में घुसी। कुछ ही देर में चाय तैयार हो गई, लेकिन गुस्से में बनी थी, उसमें स्वाद नहीं था। शाम को जब प्रेम ऑफिस से घर लौटा, उसने देखा कि माँ उदास बैठी है। क्या हुआ माँ, आज मूड ऑफ क्यों है? अरे क्या बताऊं बेटा, पहले तो तेरी 3 भाभियां ही काम एक दूसरे पर डालती थी, अब तेरी बीवी भी वैसी हो गई। माँ जैसी संगति वैसा रंग। अगर भाभियां मिलजुल कर काम करती तो मेरी बीवी भी कुछ सीखती। अब क्या करे बोल। हाँ, बात तो सही कही तूने। नूतन, 1 गिलास नींबू पानी बना दो यार, बड़ा थक गया हूँ। मेहंदी लगी है, ममता दीदी बना देंगी। वाह, अब तो तू पूरी तरह से इनकी कंपनी में ढल गई है। ममता भाभी, लो साजिश का बदला लो। अब तो मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। हाँ धीवर जी, अब मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। इस घटना के बाद ममता, रजनी और सीमा को भी थोड़ा एहसास हुआ कि नूतन अब पहले जैसी नहीं रही।
और शांति देवी भी जान गई कि बहू में अब आत्मसम्मान की चिंगारी जल चुकी है। चारों ने अब मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। गर्ग परिवार में नीलम अपने बेटे पवन, बेटी नेहा और पति सुरेंद्र के साथ रहा करती थी। एक दिन नीलम की पड़ोसन कांता उसके घर आती है और कहती है, कैसी हो बहन, और सुनाओ क्या चल रहा है? आजकल तुम बाहर कम ही दिखती हो, कुछ बात है क्या? अरे नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है बहन, बस ऐसे ही बाहर कम ही मन लगता है। खैर तुम सुनाओ। ठीक लग तो नहीं रही हो, क्या बात है बताओ। पड़ोसन हूँ तुम्हारी, हो सकेगा तो मदद ज़रूर करूँगी। अरे कांता बहन, तुम तो दिल की बात पढ़ लेती हो। हाँ, थोड़ी परेशान हूँ। पवन की शादी करनी है, कोई अमीर घर की पढ़ी लिखी सुशील लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, पर आज के ज़माने में ऐसी लड़की आसानी से कहाँ मिलती है भला। बस थोड़ा इसी बात की ना टेंशन हो रही है। पवन की शादी? तुझे नहीं लगता तुझे पहले नेहा की शादी करनी चाहिए? लड़कियों की शादी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहता है। लड़कों की तो उम्र अगर बढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बेटी की शादी में देरी नहीं करनी चाहिए बहन। अगर तू कहे तो नेहा के लिए लड़का दिखाऊं? हाँ, ये मैं भी जानती हूँ, लेकिन तुझे पता है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम भला दहेज कहाँ से दे पाएंगे। तो यही सोचा है कि पवन की शादी किसी ऐसी लड़की से करे कि जिसके घर से मोटा दहेज आ जाए, तो उसी दहेज को मैं नेहा की शादी में दे दूंगी। अब जब तक पवन की शादी नहीं होगी तब तक दहेज नहीं आएगा, और दहेज नहीं आएगा तो नेहा की शादी मैं नहीं कर पाऊंगी। तूने तो बहुत दूर की सोच रखी है, पर चल मैं प्रार्थना करूंगी कि तुझे कोई ऐसी बहू मिल जाए। फिलहाल तो चलती हूँ, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। कोई लड़की हो तुम्हारी नज़र में तो बताना ज़रूर, बस मोटा दहेज लाने वाली हो। न जाने किस बेचारी के कर्म फूटेंगे जो इसके घर की बहू बनेगी है। कांता वहाँ से चली जाती है और फिर पवन आ जाता है। तब नीलम कहती है, बेटा तू मेरा प्यारा बेटा है ना? माँ क्या हुआ, फिर कोई लड़की देखी है? अरे बेटा, लड़की तो कई देखी है, लेकिन तू किसी को पसंद कर ले जिससे तेरी शादी करवा दूँ। कम से कम मेरा नहीं तो अपनी कंवारी बहन का तो सोच, वो कब तक घर पर बैठी रहेगी? ऐसे क्या अच्छा लगता है? अरे माँ, आपको नेहा की शादी की जल्दी है तो पहले उसी की शादी करा दो ना। अरे बेटा, पहले शादी तो तेरी ही होगी, तू क्यों नहीं कर लेता शादी? क्या दिक्कत है तुझे, आखिर बता मुझे। अरे मम्मी, क्या आप हर समय शादी शादी करती रहती हो? जब मेरा मन होगा तब मैं कर लूँगा। और मैंने सुना आप कांता चाची से क्या कह रही थी। एक बात जान लो, मैं ना दहेज लूँगा और ना मैं दहेज दूंगा। मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, तो मेरी शादी में दहेज के सपने तो देखना ही मत। अरे तेरे दहेज के खिलाफ होने से क्या होता है? ये समाज का नियम है, सभी दहेज लेते हैं और देते हैं। कल को नेहा की शादी होगी तो हमें दहेज देना ही पड़ेगा ना। कभी सोचा है तूने अपनी बहन के बारे में कि उसकी शादी कैसे होगी? माँ तुम तो रहने ही दो। हाँ, हम तो बुरे ही होते हैं ना, जो अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं। पवन अपनी माँ की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। तभी नीलम सुरेंद्र को देखकर कहती है, सुना आपने, आपका बेटा कैसी बातें कर रहा है? ऐसे कैसे चलेगा? उसको दहेज लेना नहीं और नेहा की शादी में हम कहाँ से ला कर दे पाएंगे बताइए? आजकल बिना दहेज कहाँ शादी होती है? हाँ, मैंने सुना और मैं उसकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। दहेज हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। ना दहेज लेना चाहिए और ना देना चाहिए। हमारी नेहा के लिए भी कोई ऐसा घर मिल ही जाएगा जो दहेज के खिलाफ होगा। तुम चिंता मत करो, हमारा बेटा समझदार है और हमें उसके जैसा ही समझदार लड़का अपनी नेहा के लिए भी मिल ही जाएगा। हे भगवान, ये दोनों बाप बेटा पागल हो गए। मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं अभी किसको समझा रही हूँ? जब शादी करने जाओगे तब देखते हैं कौन कितना समझदार है। जब सामने से लड़के वाले मुंह खोलकर दहेज लेंगे। आए बड़े समझदार बेटे के समझदार बाप। तुम बिना बहुत लाल पीली हो जाती हो। कुछ दिन गुजर जाते हैं कि पवन एक लड़की से कोर्ट मैरिज कर लेता है और उसे घर ले आता है। मम्मी पापा, ये आपकी बहू है श्वेता। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। हे भगवान, बेड़ा गर्क कर दिया तूने तो। हम लोगों को बताना तक जरूरी नहीं समझा। उसने मुझे बताया था और तुम्हें बताने का तो कोई फायदा ही नहीं होता।
क्योंकि तुम मानती नहीं, इसलिए मैंने उससे कहा कि कोर्ट मैरिज कर ले बेटा, और बहू को ऐसे यहाँ खड़ा मत कर बेटा, उसे कमरे में लेकर जा। जी पापा। दोनों बाप बेटे मुझे बर्बाद करके ही मानेंगे। मुझे पता था तू कुछ ऐसा ही करेगा, तभी शादी ना करने के बहाने दिया करता था। पवन श्वेता को कमरे में बिठाकर वापस आता है तो नीलम उसे बहुत डांटती है। मैं ये सोचकर बैठी थी कि तेरी अरेंज मैरिज कराऊंगी, बहू दहेज लेकर आएगी तो नेहा की भी ढंग से शादी होगी, पर तूने तो सब पर पानी फेर दिया। अब कैसे होगी नेहा की शादी? बहन को पूरी जिंदगी अब कमारा ही देख। किस बात का समझदार है बेटा, जो इतनी सी बात तेरी समझ में नहीं आई? देखो मम्मी, पहली बात, मैं श्वेता से प्यार करता हूँ, और दूसरी बात, मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अगर आपको दिक्कत है तो बताओ, मैं श्वेता के साथ ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुन रहे हो ना पवन के पापा, अब आपका बेटा घर छोड़ने की धमकी दे रहा है। यही कमी थी, वो भी पूरी कर दी। कुछ और बाकी है क्या बेटा? तो वो भी बोल दे। अरे शांत हो जाओ, शांत, वो कहीं नहीं जा रहा। बेटा तुम अंदर जाओ, मैं बात करता हूँ तुम्हारी माँ से। कुछ देर बाद नीलम अपना गुस्सा शांत करके पवन के कमरे में आती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। माँ कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन ये जो बहू बनकर आई है ना, अब इसे तो मैं घर से निकाल कर ज़रूर रहूँगी। नीलम वहाँ से चली जाती है। पवन के घर छोड़कर जाने के बाद से नीलम थोड़ा घबरा जाती है और उसके सामने श्वेता को स्वीकार कर लेती है, लेकिन मन ही मन वो सोच रही थी कि वो श्वेता को इस घर से निकाल कर रहेगी, इसलिए वो उसे परेशान करना शुरू कर देती है। क्या बना रही हो बहू? खीर बना रही हूँ पवन के लिए। पवन को खीर बहुत पसंद है ना। अच्छा अच्छा, अरे मैं ना सब्जी काट कर बाहर ही भुलाई, ज़रा उठा ला। तो बुढ़ापा आ गया है ना, तो चलने में थोड़ी दिक्कत होने लगी है, वरना मैं खुद ही ले आती। अरे माँ जी कोई बात नहीं, मैं अभी ले आती हूँ, आप आराम से बैठो। अब मैं आ गई हूँ ना, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं कर लिया करूँगी। कितनी अच्छी बहू है मेरी। जा बेटी जा, सब्जी ले आ। हाँ। श्वेता को बाहर भेजकर नीलम खीर में नमक डाल देती है ताकि पवन और उसके बीच लड़ाई हो जाए। अरे श्वेता क्या बना रही हो इतनी देर से? कुछ खिला दो, भूख लग रही है। ला रही हूँ बस। श्वेता एक कटोरे में खीर लेकर आती है। अरे वाह, तुमने खीर बनाई है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जल्दी से मेरे और माँ के लिए निकाल दो। हाँ अभी दे रही हूँ। नहीं नहीं बेटा तू ही खा, मुझे खीर बहुत कम पसंद है। अरे माँ खाकर तो देखो, बहुत स्वाद लग रही है। एक बार तू भी खा बेटा, फिर तुझे सब स्वाद ही स्वाद लगेगा। क्या हुआ माँ, खीर खाओ ना आप। नहीं बेटा तू खा, मुझे किचन में काम है, मैं जा रही हूँ। नीलम वहाँ से किचन में चली जाती है ताकि दोनों को लड़ाई करते हुए देख पाए, और तभी पवन खीर खाता है। अरे वाह, क्या खीर बनाई है, बहुत स्वाद है, मज़ा ही आ गया। ये क्या बोल रहा है? नमक इसको मीठा लग रहा है? लगता है मेरा ये प्लान तो फेल हो गया, कुछ और सोचना पड़ेगा। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। तब श्वेता भी थोड़ी सी खीर खाकर देखती है। छी छी छी, आप इसको कैसे खा रहे हैं? इसमें तो पूरा का पूरा नमक है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो चीनी ही डाली थी। अरे कोई बात नहीं, तुमने पहली बार बनाया है, इतना ही काफ़ी है। और नमक से ज़्यादा इसमें प्यार मिला हुआ है, इसलिए बहुत मीठी बनी है तुम्हारी तरह। पवन श्वेता से बहुत प्यार करता था, इसलिए ऐसी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता था। लेकिन नीलम आए दिन कुछ न कुछ करके श्वेता को गलत साबित करने में ही लगी रहती। और एक दिन, मैंने इसके कितने काम बिगाड़े, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं कौन सा जादू किया है मेरे बेटे पर इसने, जो इसको कुछ कहता ही नहीं। एक दिन श्वेता बाहर घर के काम से जाती है तो कांता कुछ भारी सामान उठा रही थी। श्वेता कांता की मदद कर देती है। माँ जी लाओ, सामान मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं उठा लूँगी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी इसी रास्ते से जा रही हूँ, इसी बहाने आपसे बातें भी हो जाएगी। अरे बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर तुम हो कौन? तुम्हें यहाँ पहले कभी देखा नहीं, कहाँ रहती हो? मैं तो आपकी पड़ोसन हूँ, पवन की पत्नी हूँ। अभी कुछ वक्त पहले ही शादी हुई है हमारी। पवन की पत्नी मतलब तुम नीलम के बहू हो? नीलम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, बहू ले आई और मुझे कुछ बताया तक नहीं।
मैं शाम को आती हूँ तुम्हारे घर, फिर उसकी खबर लूँगी। ना कोई मिठाई ना कोई बधाई। बताओ पड़ोसन होने का क्या फ़ायदा भला। जी ज़रूर आइएगा। लाओ बेटा, अब मेरा घर आ गया, अब तुम भी अपने घर जाओ। शाम को मैं आती हूँ। हाँ, शाम में कांता जब नीलम के घर आती है। ये लो जी, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। अब मैं कुछ समझी नहीं, क्या कह रही हो, क्या बात है? ओहो, अब बात भी मैं ही बताऊं क्या? बेटे की शादी कर ली और एक लाडू तक नहीं खिलाया। हाँ, अरे क्या बताऊं बहन, शादी के बारे में तो हम ही नहीं जानते थे। क्या मतलब? अरे कोर्ट मैरिज की है मेरे बेटे ने। अरे तो क्या हुआ, जो भी कहो, बहू तो तुम्हारी बहुत संस्कारी है। अरे तो इन संस्कारों का क्या मैं अचार डालूंगी? दहेज तो एक कौड़ी का ना लाई। नीलम, तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, उसकी कद्र करो। अगर ऐसे ही दहेज दहेज करती रहोगी तो बहुत पछताओगी एक दिन। कांता ये बोलकर चली जाती है। श्वेता भी दूर खड़ी उन लोगों की ये बातें सुन रही थी, इसलिए वो नीलम के पास आकर कहती है, मम्मी जी, मैं अपनी तरफ से सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी आप मुझसे गुस्सा क्यों रहती हैं? देख, मैं सीधी बात बता रही हूँ तुझे। मैं चाहती थी कि मेरा बेटा अरेंज मैरिज करे, मेरी बहू दहेज लाए, ताकि मेरी बेटी की भी अच्छे से शादी हो सके। हम गरीब लोग भला कैसे दहेज देंगे? अरे बस इतनी सी बात, तो ये आप मुझे कहती तो सही। मेरी एफडी है 20 लाख रुपए की, मैं वो तोड़ दूंगी नेहा दीदी की शादी के लिए। आप क्यों फिक्र करती हैं? श्वेता अपनी एफडी तोड़कर नीलम को दे देती है, जिससे नीलम बहुत खुश होती है और अब वो अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार करने लगती है। श्वेता इस बारे में पवन को भी बता देती है। पवन अपनी माँ की जिद जानता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। आइए आइए आइए, बैठिए। कौन है मम्मी? ये शादी के लिए तुम्हारी बहन को देखने आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है। मेरे मम्मी पापा अमेरिका में रहते हैं, इसलिए मैं ही अकेला आया हूँ नेहा को देखने। अच्छा, तो आप भी अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे? नहीं नहीं, मैं यहीं रहूँगा। अरे तू क्या बातें करने लग गया? पहले नेहा को तो इनसे मिल लेने दे। नेहा पंकज से मिलती है। वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर पंकज नीलम से कहता है, लेकिन शादी से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप अपनी मर्जी से जो अपनी बेटी को देंगे वो तो देंगे, लेकिन उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 20 लाख रुपए दें, ताकि मैं अपना कारोबार यहाँ शुरू कर सकूँ। हाँ हाँ बेटा, हमें मंजूर है। दहेज तो हमें देना ही है। पैसे शादी से पहले दे देंगे और बाकी दहेज शादी के बाद। ऐसा है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर। देखा, लड़का कितना अच्छा है, नेहा के लिए बिल्कुल सही है। जब पंकज वहां से चला जाता है तो पवन कहता है, अरे मम्मी, आपने 20 लाख देने का वादा क्यों कर लिया? मैं आपको दहेज देने को मना कर रहा था और आप यहाँ इतना कैश देने को तैयार हो। हाँ नीलम, पवन सही कह रहा है, ये गलत है। हमें कोई और अच्छा लड़का मिल जाएगा अपनी नेहा के लिए। ऐसे किसी पर विश्वास करके इतनी बड़ी रकम नहीं दी जाती। इतनी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला, अब आप लोग बीच में टांग मत अड़ाओ। रिश्ते विश्वास से ही बनते हैं। लेकिन माँ, पहले परिवार तो देख लो। अरे नेहा को लड़के के साथ रहना है, परिवार से हमें क्या लेना देना। अब तुम लोग आगे कुछ नहीं बोलोगे? हाँ। पवन और सुरेंद्र नीलम को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि नेहा भी उसे मना करती है, पर वो नहीं मानती। शादी की तैयारियां होने लगती है और फिर शादी से करीब 2 महीने पहले पंकज फिर से आता है। मैं शादी से पहले आना तो नहीं चाहता था, पर वो कारोबार शुरू करना है ना, तो सोचा पैसे ले लूँ आकर। हाँ हाँ, इसमें झिझकने वाली कोई बात नहीं है। ये लो 20 लाख। जी माँ जी, अब आप शादी की तैयारी करो। पंकज पैसे लेकर चला जाता है और गायब हो जाता है। क्या बात है मम्मी, किसे फ़ोन लगा रही हो? इतनी परेशान क्यों? अरे वो पंकज का फ़ोन कल से स्विच ऑफ आ रहा है। तू एक काम करना, उसके घर जाकर पता कर। ठीक है मम्मी। पवन पंकज को ढूंढने जाता है और वापस आकर बताता है, उस पते पर मम्मी कोई नहीं रहता। आसपास किसी को भी इस नाम के आदमी का कुछ नहीं पता। वो आदमी 20 लाख लेकर भाग गया। वो एक ठग निकला मम्मी। क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रहा है तू? मैंने बहू के दिए हुए सारे पैसे उसे दे दिए और तू कह रहा है कि वो भाग गया। नीलम फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पवन और सुरेंद्र से अपने किए की माफ़ी मांगती है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आप लोगों की बात न मानकर।
मुझे माफ कर दो। रो मत मम्मी, जो होना था सो हो गया। ये समझ लो कि एक बला थी जो टल गई। पर अब तो आप इस बात को मान लो कि दहेज लेना या देना दोनों ही गलत होते हैं। ये सब दहेज के चक्कर में ही हुआ है। हाँ बेटा, तूने सही कहा था। मुझे मेरा सबक मिल गया है कि शादी दो आत्माओं का बंधन है, न कि पैसे और दहेज का। पर अब मेरी बेटी का क्या? वो तो बेचारी बैठी सोच रही कि उसकी शादी होने वाली है। आप उसकी चिंता ना करो मम्मी, उसके लिए मेरी नज़र में एक लड़का है, संस्कारी और सुशील है, और वो लोग दहेज भी नहीं चाहते। अच्छा, ऐसा कौन लड़का है बेटा? मेरा दोस्त पूरव, वो आज आने ही वाला है। मैं आपको उससे मिलवाऊंगा। वो हमारी नेहा को बहुत पसंद करता है और उसे खुश भी रखेगा। पवन पूरव को अपने घर वालों से मिलवाता है। पूरव सबको बहुत पसंद आता है और उसकी नेहा से शादी तय हो जाती है। ये लो श्वेता, तुम्हारे 20 लाख रुपए। पंकज पकड़ा गया क्या? कहाँ मिला वो? पंकज मेरा दोस्त है और ये सारा मेरा प्लान था मम्मी को समझाने का, ताकि वो दहेज की जिद छोड़ दे और ये समझे कि दहेज कितनी बड़ी कुप्रथा है। हे भगवान, आपने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली। कम से कम मुझे तो बता देते। मैं नहीं चाहता था कि कोई बात जरा सी भी लीक हो और प्लान बिगड़े, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया था। ये बात सिर्फ मेरे और पंकज के बीच में थी। अच्छा, वैसे आपने बहुत सही किया। अब मम्मी जी कभी भी दहेज का नाम नहीं लेंगी। कुछ ही समय बाद नेहा और पूरव की शादी हो जाती है और अपने दोनों बच्चों की शादी बिना दहेज के होते देखकर नीलम समझ जाती है कि शादी बिना दहेज के होना संभव है और सबको ऐसा ही करना चाहिए। उस चाय वाली आंटी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 12 रुपए की चाय में उसने एक इलायची का दाना तक नहीं डाला। अब देखो कल मैं उसका क्या हाल करती हूँ। चेतना की आवाज सुनकर उसके माता पिता वहां आ जाते हैं। हे भगवान, शादी की उम्र हो चुकी है इस लड़की की, लेकिन अभी तक इसकी नींद में बोलने की आदत नहीं गई। अब इसमें इस बेचारे की क्या गलती? ऐसे तो सुबह तो कुछ याद भी नहीं रहता। यही तो दिक्कत है। कल को इसे पराये घर जाना है, वहां पर भी अगर इसने ऐसे ही नींद में अपनी सास की बुराई शुरू कर दी तब क्या होगा? खुद तो भूल जाएगी, लेकिन वो लोग तो नहीं भूलेंगे ना। अरे तो इसमें गलत क्या है? वैसे भी हमारी बेटी नींद में सच ही तो बोलती है। आप अभी ना ये सब हल्के में ले रहे हैं। कल जब इसके ससुराल वाले इसे नींद में बोलने की वजह से घर से निकाल देंगे ना, तब बैठकर पछताते रहना। अब हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? सभी डॉक्टर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। चेतना के माता पिता उसकी नींद में बोलने की बीमारी से परेशान रहते हैं। तभी एक दिन चेतना को देखने अनमोल नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। बहन जी, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। हमने तो अभी से इसे अपनी बहू मान लिया है। हाँ जी, अब बस आप ये बताइए कि शादी कब करनी है। हम तो इसे बहू बनाकर ले जाने के लिए बेचैन हुए जा रहे हैं। हमें भी आपका लड़का बहुत पसंद है। अब जब आप कहो हम इनकी शादी करवा देंगे। अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो 1 हफ्ते बाद ही शादी का शुभ योग है। क्यों ना हम तभी इन दोनों की शादी करा दें? हाँ, क्यों नहीं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। देखते ही देखते चेतना और अनमोल की शादी हो जाती है। अपनी नींद में बोलने वाली बीमारी से अनजान चेतना शादी से बेहद खुश होती है। ससुराल में पहले दिन ही वो अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है। शादी के पहले दिन, बहू, तेरे मायके वालों ने तुझे क्या क्या सामान दिया है, बताना तो। मम्मी पापा ने मुझे 2-4 साड़ियाँ और कुछ गहने दिए हैं। बहू, एक काम कर, वो सब ना तू मुझे दे दे। वो क्या है ना, मैं उन्हें अपनी तिजोरी में रख दूंगी। तुझसे कहीं इधर उधर हो गए तो। चेतना अपनी सास के इरादों को समझ जाती है, लेकिन वो कुछ ना बोलकर गहने देना ही उचित समझती है। ये लीजिए मम्मी जी, मायके से मुझे यही सब मिला है। अच्छा किया बहू जो तूने मुझे ये सब सौंप दिया। अब सुन, ये सब तू अपने मायके वालों को मत बताना। घर की बात तो घर में ही रहनी चाहिए ना। जी मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। चल, अब तू अपने कमरे में जाकर सो। हाँ बेटा।
सास की बात मानकर बबीता अपने कमरे में चली जाती है। रात में अनमोल और चेतना साथ में ही सोए होते हैं। इतने में चेतना फिर से नींद में बोलना शुरू कर देती है और इस बार वो किसी और की नहीं बल्कि अपनी सास की ही बुराइयां शुरू कर देती है। मेरी लालची सास ने मेरे सारे गहने ले लिए। माँ पापा ने कितने प्यार से मुझे वो सब दिया था। मेरी सास इतनी लालची होगी इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। चेतना की आवाज सुनकर अनमोल की नींद खुल जाती है। वो बिस्तर से उठकर चेतना की तरफ देखता है। ये चेतना नींद में क्या बोले जा रही है? मेरे मायके से इतना दहेज मिलने के बाद भी उस खुसड़ बुढ़िया का पेट नहीं भरा। मेरी साड़ियाँ, मेरे गहने सब उस चुड़ैल बुढ़िया ने हड़प लिए। अनमोल ये सब सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वो चेतना को जोर जोर से आवाज देकर हिलाने लगता है। चेतना उठो, क्या बड़बड़ाए जा रही हो? उठो चेतना। अनमोल चेतना को उठाने की भरपूर कोशिश करता है लेकिन उठना तो दूर, चेतना टस से मस तक नहीं होती। अंत में थक हार कर वो अपने दोनों कानों में रुई डालकर सो जाता है और अपनी नींद में बोलने की आदत से अनजान चेतना बेफिक्र होकर पूरी रात भर बोलती रहती है। अगले दिन सुबह, मम्मी जी आज मेरी पहली रसोई है, खाने में क्या बनाऊं? अरे जो तेरा मन हो कुछ भी बना दे अच्छा सा। वैसे अनमोल कहाँ है? उठा नहीं अभी तक? नहीं मम्मी जी, वो तो ऐसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं जैसे रात भर सोए ही ना हो। इतना कहकर चेतना रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में अनमोल भी उठकर बाहर आ जाता है। अरे क्या हुआ अनमोल? इतनी देर तक तो तू कभी सोया नहीं, फिर आज कैसे इतनी देर तक सोता रह गया? अब क्या बताऊं माँ, पूरी रात चेतना ने सोने ही नहीं दिया। वो रात भर। इससे आगे कि अनमोल कुछ कहता उससे पहले ही दुष्यंत बोल उठता है। ये सब बातें कौन बताता है नालायक? अरे पापा पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। आप जिसे अपनी बहू बनाकर घर लाए हो ना, वो कल पूरी रात नींद में आप लोगों को गालियां दे रही थी। गालियां? लेकिन क्यों? अरे वो सब तो आप माँ से ही पूछो। इन्होंने बेचारी के सारे गहने जो ले लिए थे, तो नींद में वो गाली ही देगी ना इन्हें। अब काम भी तो ऐसा ही किया है इन्होंने। हाँ? अरे तो मैंने कौन सा बहू से जबरदस्ती गहने मांगे थे? अरे वो तो मैंने सोचा कि जब मैं अपने गहने तिजोरी में संभाल रही हूँ तो बहू से भी पूछ लेती हूँ। बबीता की बात अभी पूरी ही हुई थी कि तभी वहाँ चेतना सभी के लिए खीर लेकर आ जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, मैंने आप सबके लिए खीर बनाई है। वाह चेतना, ये सही है। कभी शोला तो कभी शबनम। क्या मतलब? मतलब ये कि कल रात भर तो तुम मम्मी को गालियां दे रही थी, कोस रही थी, और अब ऐसे खीर खिला रही हो जैसा तुम इनसे कितना प्यार करती होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा बोल रहा है कि कल पूरी रात तुम मुझे गालियां दे रही थी। क्या ये सच है बहू? मम्मी जी, भला मैं आपको गालियां क्यों दूंगी? ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। सपने में ही कल तुम पूरी रात माँ को गालियां दिए जा रही थी। कभी खुसड़ तो कभी चुड़ैल बुढ़िया बोल रही थी मेरी माँ को। क्या बहू, तुझे मैं चुड़ैल दिखाई देती हूँ? और किस एंगल से मैं तुझे बुढ़िया दिखाई दे रही हूँ, जरा बताना तो। मम्मी जी मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ याद नहीं है। इतने में चेतना रोने लग जाती है। चेतना को रोता देख सभी उसे माफ कर देते हैं और हंसी खुशी बैठकर उसके हाथ की खीर खाने लगते हैं। रात में सबके पति देवता होते हैं, लेकिन मेरा पति देवता नहीं, राक्षस है, राक्षस। मन तो करता है उन्हें कच्चा चबा जाऊं। चेतना की खुसुर पुसुर की आवाज सुनकर अनमोल फिर से उठ जाता है और उसकी बातें सुनकर डर से कांपने लगता है। ये चेतना क्या बोल रही है? अभी मुझे एक दिन नहीं हुआ यहाँ आए और उस चिरकुट ने मम्मी जी से मेरी चुगली कर दी। ऐसे पति तो भगवान दुश्मन को भी ना दे जैसा मुझे दिया है। मन तो कर रहा था उनकी खीर में चीनी की जगह जहर मिला दूं। चेतना की बातों से अनमोल के पसीने छूटने लगते हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो चुपचाप बिस्तर की दूसरी साइड चद्दर से मुंह ढककर सो जाता है। अगले दिन, बहू, ये अनमोल को आजकल क्या हो गया है? सुबह के 10 बज चुके हैं लेकिन ये लड़का अभी तक उठा नहीं। जरूर मेरे खिलाफ कोई नई कहानी सोच रहे होंगे।
आप उनकी टेंशन छोड़ दीजिए पापा जी, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर चेतना रसोई में जा रही होती है कि तभी वहां अनमोल आ जाता है। चेतना को देखते ही अनमोल थर थर कांपने लगता है। इससे पहले कि चेतना कुछ समझ पाती, अनमोल झट से उससे 2 हाथ की दूरी पर खड़ा हो जाता है। अब इन्हें क्या हो गया? खैर, मुझे क्या। चेतना उसे नजरअंदाज करते हुए रसोई की ओर चली जाती है। क्यों बे नालायक, शादी क्या हो गई? इस घर का नियम भूल गया क्या? 10 बजे सोकर कौन उठता है? आपको बताकर क्या फायदा है, मेरी बात पर तो आपको यकीन होगा नहीं। दुष्यंत कुछ कहता, इससे पहले ही चेतना सबके लिए चाय बनाकर ले आती है। मुझे नहीं पीनी चाय। वैसे तो रोज सुबह उठकर तू चाय मांगा करता था, फिर अब क्या हो गया तुझे? माँ, मुझे इसके हाथ की चाय नहीं पीनी। क्यों? क्या मैंने इसमें आपके लिए जहर मिलाया है? तुम्हारा भरोसा नहीं है? क्या पता जहर ही मिलाया हो मेरी चाय में। अनमोल की बातों से चेतना को फिर बुरा लग जाता है। वो रोते हुए वहां से चली जाती है। ये क्या है अनमोल? चेतना बीवी है तुम्हारी, वो तुम्हें जहर क्यों देगी भला? अरे पापा, कल वो नींद में यही सब बोल रही थी, उसका क्या भरोसा। कल बोल रही थी, आज सच में जहर दे देती तो। अनमोल की बातें सुनकर बबीता आग बबूला हो जाती है और तुरंत चेतना के मायके वालों को फोन लगा देती है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बबीता जी, सब ठीक है ना? अब हम आपको क्या बताएं, जब से आपकी बेटी इस घर में आई है तब से कभी नींद में मुझे चुड़ैल बोलती है तो कभी बुढ़िया, और हद तो तब हो गई जब आज उसने मेरे बेटे को भला बुरा बोला। आपने अपनी बेटी की नींद में बोलने की बीमारी के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? देखिए बहन जी, आप उसकी बातों का प्लीज बुरा मत मानिए। वो नादान है और फिर उसे ना अपनी इस आदत के बारे में पता तक नहीं है। दरअसल दिन भर में उसे जिन बातों का बुरा लगता है ना, वो सिर्फ उन्हीं बातों को सपनों में दोहराती है और फिर सुबह तक तो सब भूल भी जाती है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि हम उसे खुश नहीं रखते? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप बस उसे एक बार समझने की कोशिश कीजिए। वो कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती ना, इसलिए जब कोई बात उसके दिल में चुभ जाती है तो वो उसे नींद में बड़बड़ाती रहती है। मीनाक्षी की बातें सुनकर बबीता सोच में पड़ जाती है और फोन रख देती है। कुछ समय बाद घर की नई बहू को देखने पास ही रहने वाले पड़ोस के कुछ लोग आते हैं। बबीता, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कहाँ से मिली तुझे इतनी सुंदर बहू? अब इसे तो तुम लोग मेरी फूटी किस्मत ही समझ लो कि भगवान ने इसे मेरे पल्ले बांध दिया। क्यों बबीता, तू खुश नहीं है क्या अपनी बहू से? अब खुश रहने के अलावा कोई और ऑप्शन भी है क्या? ये तेरे गले में हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, बहू के मायके वालों ने दिया है क्या? अरे नहीं, ये तो मेरा है। बहू अपने मायके से तो बहुत सस्ती चीजें लाई है, मुझे तो उन्हें पहनने में भी शर्म आ रही है और इसके मायके वालों को देने में भी शर्म नहीं आई। बबीता की ये बातें सुनकर चेतना की आंखें भर आती है। होठों को दबाते हुए वो अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है और जब उसमें कामयाब नहीं होती तो भागते हुए अपने रूम में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, आपको इतना कुछ नहीं बोलना चाहिए था। बेटा, मैं चाहती थी कि वो खड़े होकर बोले, जिससे उसे फिर कभी नींद में बोलने की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन सब उल्टा हो गया। रात में दुष्यंत और बबीता भी चेतना और अनमोल के रूम में आ जाते हैं, जहां वो चेतना को नींद में बड़बड़ाते हुए देखते हैं। मम्मी जी, आज आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। सबके सामने मेरे परिवार वालों का मजाक उड़ाया। मुझे उनकी बातें सुनकर आज बहुत चोट लगी है। देखा माँ, चेतना को कितना बुरा लगा है। मीनाक्षी जी सही बोल रही थी। चेतना कभी बड़ों का अनादर नहीं करती, उन्हें पलटकर जवाब नहीं देती, लेकिन जिन चीजों से उसे ठेस पहुंचती है वो उसे नींद में बोलती है। गलती हमारी है, हम बहू को समझ ना सके। जिसे हम लोग बीमारी का नाम दे रहे थे वो बीमारी नहीं, इसके दिल के आंसू थे। सच में पापा, हमने इसे समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सब मुझे टोकते हैं। अनमोल जी भी मुझसे दूर भागते हैं। आप कहाँ हो मॉम डैड? मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे नहीं रहना यहाँ।
चेतना के दर्द भरी बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहू जैसी भी है मुझे स्वीकार है। मुझे भी मम्मी। इसने सारा दर्द अपने सीने में छुपा कर रखा, लेकिन किसी से एक शब्द नहीं कहा। इससे अच्छी पत्नी मुझे कोई और मिल ही नहीं सकती। चलो बहुत रात हो गई है, अब तुम लोग भी सो जाओ और बहू को भी सोने दो। अगले दिन सुबह जब चेतना उठती है तो सब लोग उससे बेहद प्यार से बात करते हैं, उसे अपनापन महसूस कराते हैं। और अब तो उसका पति भी उससे दूर नहीं भागता। एक रात में अचानक सबका बदला व्यवहार चेतना को बेहद पसंद आता है। अब वो हंसी खुशी सबके साथ रहती है।